शाब्दिक अर्थ तो यथार्थ का निकलता है यथा अर्थ, यानी जो जैसा है वैसा ही। लेकिन भारतीय आलोचना में हम पीछे जाएं तो हमारे पास कई मत निकल आएंगे, मुख्यतः वेदांत दर्शन या बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, जो 6 मुख्य दर्शन हैं, उन सब में यथार्थ की अलग अलग व्याख्या की गई है। वेदांत में तो मुख्यतः इसी यथार्थ पर कई भेद निकल गए, जैसे द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। इस तरह से इसके कई जिसमें जगत और ब्रह्म नाम से जो भेद है कि जगत, जीव और ब्रह्म, इन तीनों की अलग अलग व्याख्या करते हुए यथार्थ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अद्वैतवाद मानता है कि जीव ही ब्रह्म है, यानी जो ब्रह्म है और जीव है उसमें कुछ भी भेद नहीं है, तो जो कुछ भी हमारे सामने है सब कुछ ब्रह्म है और वही सत्य है, वही यथार्थ है। वहीं द्वैताद्वैत मानता है कि उनमें भेद भी है और अभेद भी है। तो इस तरह से यथार्थ की कई व्याख्याएं भारतीय दर्शन में आती हैं। जब हम पाश्चात्य दर्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पहला नाम जो आता है वो आता है प्लेटो का, जो अनुकरण का सिद्धांत देते हैं, और वो गुफा के एक बिंब से इसका एक्सप्लेन करते हैं इसे कि आप जब अगर कि कोई एक व्यक्ति है वो गुफा में ही बंद है और उसके सामने सिर्फ परछाइयां हैं, तो एक समय के बाद वो परछाइयों को ही अपना यथार्थ समझने लगेगा, और जब तक गुफा से बाहर नहीं आएगा तब तक वो उसकी असलियत नहीं जान पाएगा, और वो यथार्थ को एक प्रेरणा की, एक आइडिया की प्रतिकृति मानते हैं। अरस्तु इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि वो परफेक्ट आइडिया की प्रतिकृति होते हुए एक अपने आप में संपूर्ण नई रचना है। तो इस तरह से यथार्थ के कई भेद खुलते हैं, उनकी कई तहें खुलती हैं, लेकिन जो सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में यथार्थ की बात की वो की जॉर्ज लुकाच ने। जॉर्ज लुकाच ने, जो यथार्थवाद के जनक थे, वो यथार्थ को साहित्य से जोड़ते हुए सबसे पहली बार उन्होंने बात की। जहां तक मुझे पता है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरे अब तक के अध्ययन में मुझे जो पता चला है कि यथार्थ को साहित्य से जोड़ने का पहला काम जॉर्ज लुकाच ने किया। उनका मानना था कि साहित्य यथार्थ को देखने का सबसे उचित साधन है। अर्थात हम अगर किसी साहित्य के चश्मे से यथार्थ को देखें तो हमें यथार्थ सबसे साफ दिखेगा, और उन्होंने ऐसी रचना को श्रेष्ठ माना जो जैसा है उसे उसकी संपूर्णता में चित्रित करे, वो यथार्थवादी रचना होती है। अब यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि किसी चीज को संपूर्णता में चित्रित करने का क्या अर्थ है। अगर हम सिर्फ जो है जैसा है उसे वैसा दिखा दें, जो हम देख सकते हैं उसे वैसा दिखा दें, तो उसका एक पक्ष है, उसकी संपूर्णता का चित्रण नहीं होगा। तो यथार्थ को दिखाने के लिए कई पक्षों का सहारा, कई कल्पनाओं का सहारा, कई पॉइंट ऑफ व्यूज का सहारा लेने की बात लुकाच करते हैं। तो अब हम आते हैं कि यथार्थ को देखा कैसे जाए, यथार्थ को कैसे पढ़ा जाए, यथार्थ को कैसे समझा जाए। हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यथार्थ तो ठीक वैसा ही दिखेगा, फिर उसकी संपूर्णता में उसे कैसे देखा जाए, यहाँ पे बात आती है डीफैमिलियराइजेशन की या विसामान्यीकरण की। अर्थात अगर किसी चीज को संपूर्णता में देखना है, मान लेते हैं कि एक बॉटल है या एक पेन है, हमारे लिए यथार्थ मात्र इतना है कि वो एक पेन है जिससे हम लिख सकते हैं, या एक बॉटल है जो पानी रखने का एक पात्र है। किंतु अगर हम किसी बच्चे के हाथ में वो बॉटल या वो पेन पकड़ा दें तो हो सकता है वो उसका कोई और यूज निकाल ले, बॉटल से हो सकता है वो खिलौना बना ले। बॉटल खिलौना हो सकती है, ये बात हमने नहीं सोची। या बॉटल का ढक्कन अगर निकालकर वो मिट्टी कोड़ने लगता है, मान लेते हैं, तो वो बॉटल के ढक्कन से मिट्टी कोड़ी जा सकती है, ये हमें इसलिए नहीं पता था क्योंकि हमने उसकी एक क्षमता निर्धारित कर ली थी, एक पक्ष निर्धारित कर लिया था, एक पॉइंट ऑफ व्यू निर्धारित कर लिया था, और उसी से बात कर रहे थे, उसी से देख रहे थे। हम उसको इस संपूर्णता में नहीं देख पा रहे थे। जब तक हम उसके पहचान से अलग नहीं होते, हम उसको उसकी संपूर्णता में नहीं देख पाते। हम जिस यथार्थ में बैठे हैं, हम उस यथार्थ का एक पक्ष देख रहे हैं। जब तक हम उससे दूर नहीं होंगे, हम उसको उसकी संपूर्णता में नहीं देख पाएंगे।
आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का ठीक ठीक शेप अगर आपको बताना हो तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप कमरे से ऊपर उठ के, जब वो घर बन रहा होता है, उसका ढांचा होता है, और उससे ऊपर उठ के आप उसको देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर में बिठा के अगर आपको आपके घर का शेप बताने को कहा जाए तो आप उसका ठीक ठीक शेप बता देंगे, क्योंकि आप उससे दूर हैं। विसामान्यीकरण आपको उससे दूर करता है, और विसामान्यीकरण की प्रक्रिया जो है उसे करने का एक साधन कल्पना है। अब हम आते हैं कल्पना पर कि कल्पना क्या है। कल्पना को समझने के लिए, कल्पना सहज भाव से अगर कल्पना कहें हम, तो हम मेरे आपके लिए कल्पना क्या है? कल्पना वो है जो हम सोच सकते हैं। लेकिन ये कल्पना और यथार्थ की रेखा कहाँ खींचेंगे? जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, अगर वो सब कुछ कल्पना हो जाएगा तो यथार्थ क्या होगा? कोई भी रचना पूर्णतः काल्पनिक या पूर्णतः यथार्थवादी तो नहीं हो सकती। अगर कोई रचना पूर्णतः काल्पनिक है, जैसा कि हम कहते हैं, तो तब भी हम क्या कहेंगे हद से हद कि फलाने देश में 4 सूरज थे। हम तब भी 4 गिनती की बात कर रहे हैं और सूरज की बात कर रहे हैं। ये सूरज और गिनती का 4, ये दोनों यथार्थ है। वो 4 सूरज किसी देश में है, ये बात एक कल्पना हो सकती, किंतु गिनती 4 और सूरज 4, ये सूरज जो है वो यथार्थ का हिस्सा है, हमारे और आपके यथार्थ का हिस्सा है। बात बस इतनी होती है कि एक रचना किस प्रतिशत तक काल्पनिक है और किस प्रतिशत तक यथार्थ। क्योंकि अगर रचना पूरी तरह यथार्थवादी हो जाएगी तो वो रिपोर्ट है या संस्मरण है, वो कथा तो बिल्कुल नहीं है। तो हम कल्पना और यथार्थ के बीच में झूलते हुए जब कल्पना पर आते हैं, तो कल्पना को समझने के लिए हमें लौटना पड़ेगा कोलरिज के पास। कोलरिज ने इमेजिनेशन की बात की है, कल्पना की बात की। कल्पना को वो एक ऐसी शक्ति मानते हैं जिसके बारे में वो कोट करते हैं कि इट कलेक्ट्स मेमोरीज एंड रिप्रोड्यूसेस देम, यानी वो स्मृतियों का संचय करती है और उनका पुनरुत्पादन करती है। ये संचय करने और पुनरुत्पादन करने की शक्ति कल्पना कहलाती है। कल्पना को इन्होंने 2 हिस्से में बांटा। मैं पूरा कोट पढ़ना चाहूंगी कोलरिज का कि टू बिकम ऑल थिंग्स एंड येट रिमेन द सेम, टू मेक चेंजफुल गॉड बी फेल्ट इन द रिवर फायर एंड फ्लेम, दैट इज ट्रू इमेजिनेशन। यानी वास्तविक कल्पना वो है जो सब कुछ होती है और तब भी नहीं बदलती, वही रहती, जो सब कुछ बनकर भी वही रहती है। आप इसको अद्वैत या द्वैत दर्शन से भी जोड़ सकते हैं। जो रूप बदलती है पर वही रहती है, जो नदी में, पहाड़ों में और आग में ईश्वर की उपस्थिति महसूस कराती है, वही असली कल्पना है। हम इसको फिर कोलरिज बांटते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में। हम सब ने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में जिनने नहीं पढ़ा होगा वो अब ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन यानी कि मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना जो सबके पास होती, मुख्य कल्पना अर्थात जब हम आंख बंद करते हैं और कहते हैं पेड़, तो हमारे दिमाग में एक पेड़ बन जाता है जिसके पास हरे हरे पत्ते हैं, भूरा भूरा तना है। ये सेंसरी स्मृति है, इंद्रिय स्मृति जो हमारे पास है, सेंसरी मेमोरी। हमने कभी एक पेड़ देखा है, अब वो हमारी स्मृति में, हम आंख बंद करते हैं और वो बन जाता है। ये सबके पास बन सकता है, ये प्राथमिक कल्पना है जो सबके पास होती है। इसके लिए कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती, कोई ये जो रॉ मटेरियल है इसका, जो वो नेचर में उपलब्ध है। आप अनकॉन्शियसली भी पेड़ बोलते हैं और बातचीत करते हैं पेड़ के बारे में और आपके दिमाग में इमेज बनता जाता है। लेकिन जो रचना के लिए आवश्यक होती है वो होती है द्वितीय कल्पना या गौण कल्पना। गौण कल्पना जब आती है तो वो एक कॉन्शियस एफर्ट है जो सिर्फ लेखक या साहित्यकार या कलाकार करते हैं। कलाकार, लेखक या साहित्यकार जब किसी चीज को देखते हैं तो उसमें एक नया, उसको देखकर वो कुछ नया सृजित करते हैं। जब हम धान भरे खेत देखते हैं और नीला आसमान देखते हैं और हम कहते हैं कि धरती ने धानी चूनर ओढ़ रखी है और आसमान ने नीला आंचल लहरा दिया है, तो ये द्वितीय कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो कलाकार के पास होता है। अब ये कल्पना जो होती है वो काल सापेक्ष होती है। आज जो कल्पना है जरूरी नहीं कि वो हमेशा कल्पना रहे, कल वो यथार्थ हो सकता है।
अगर मैं आपसे आज से 60 साल पहले ये बात करती कि मेरे पास एक डिब्बा होगा, आपके पास एक डिब्बा होगा और हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर उसमें बात कर रहे होंगे, तो शायद ये बात आपको बेवकूफी लगती, कल्पना लगती, थोथा बातचीत लगता। पर आज मैं और आप बात कर रहे हैं और ये हमारा यथार्थ। तो कल्पना और यथार्थ बदलते रहते हैं काल के सापेक्ष। चंद्रकांता कल्पना है या यथार्थ, ये समझने के लिए हमें चंद्रकांता के युग में जाना पड़ेगा। एक और चीज है कल्पना के बारे में कि कल्पना व्यक्ति सापेक्ष भी होती है, व्यक्ति की परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आप क्या जिंदगी में चाहते हैं, तो शायद आप कहें कि मैं बुर्ज खलीफा के 14वें माले पर बैठकर वहां से चाय पीना चाहता हूँ दुनिया देखते हुए। पर वो आदमी जो 14वें माले पर बैठा हुआ हो, वो शायद चांद की कल्पना करे। और आपको भी नहीं पता होगा कि आपके किस अभाव को आपकी कल्पना आलोकित कर रही, आपके मन के किस कौन सा एक ऐसा कोना है जिससे कुछ छूट गया है, या जिसे कुछ चाहिए, या जिसकी कोई आकांक्षा है जिससे शायद आप भी परिचित न हो। आपके मन की किस तरह की कल्पना आपकी बात कर रही है, ये आप भी परिचित नहीं हो। रचनाकारों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। चंद्रकांता कितनी कल्पना है और कितना यथार्थ है, ये समझने के लिए हमें चंद्रकांता के युग और देवकी नंदन खत्री के पास जाना पड़े। चंद्रकांता का युग कौन सा युग है? चंद्रकांता के जब चंद्रकांता की आलोचना की जाती है, चंद्रकांता के बारे में बात की जाती है, तो एक चीज जो ज्यादातर आलोचकों ने जिस पर ध्यान नहीं दिया है, वो चंद्रकांता को चंद्रकांता के युग में रख के तौलना। ये एक काम प्रदीप सक्सेना जी की एक किताब है, तिलिस्मी साहित्य का साम्राज्य विरोधी चरित्र। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से वो बात दिखाई है। उन्होंने चंद्रकांता की युग के सापेक्ष रख के, काल के सापेक्ष रख के उसकी आलोचना की है, उसकी समीक्षा की है। वर्तमान में वही किताब में पढ़ रही हूँ, तो बहुत कुछ मिल रहा है मुझे उससे। तो चंद्रकांता को समझने के लिए चंद्रकांता के काल की परिस्थितियों में जाना पड़ेगा। चंद्रकांता का युग है 1888 में चंद्रकांता पहली बार प्रकाशित होती है। 1857 का गदर अभी अभी बीता है। भारत आकार ले रहा है, राष्ट्र अभी बना नहीं है, राष्ट्र बनने की ओर है। इससे पहले तक करीब 600 से ज्यादा रियासतें थीं। तो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ भारत अभी अभी एक हुआ है और अभी अभी एक होने की ओर है। देश जब बना ही नहीं है पूरी तरह, जब राजस्थान के लोग कहते हैं पधारो मारे देश, तो उनका अर्थ होता है राजस्थान की वो संस्कृति में पधारना। तो जब तक उन संस्कृतियों का पूर्णतः विलय नहीं हुआ है, तब तक अभी देश ने पूरा आकार नहीं लिया है और देशभक्ति नियत नहीं हुई। भारतेंदु भी राजभक्ति और देशभक्ति के बीच ढूलते हुए दिखाई देते थे। चंद्रकांता उसके ठीक बाद की रचना है जिसमें देशभक्ति अभी पूरी तरह जाग नहीं पाई है, उसने अपने पूरा रूप नहीं ग्रहण किया है, वो अभी संस्कृति में उलझी हुई है। अगर हम देखें तो जो चंद्रकांता का युग है या खत्री जी का युग है, उस समय मध्य वर्ग अभी नायक के रूप में उभर रहा है। इससे पहले तक एक था राजा एक थी रानी ही चलता था, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी के किस्से चलते थे। इससे पहले तक अभी मध्य वर्ग या निम्न वर्ग कथा के केंद्र में नहीं आया था। अभी कथा के केंद्र में मध्य वर्ग ने आना। ये प्रेमचंद और भारतेंदु, या प्रेमचंद और इससे पहले की उपदेश परक रचनाओं एक था राजा एक थी रानी के किस्सों का संधि काल है। तो इसमें दोनों ही प्रवृत्तियां हमें मिलेंगी, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही उसके क्षेत्र पर ध्यान दें तो चंद्रकांता का मुख्य क्षेत्र है काशी, चुनार, मिर्जापुर, विजयगढ़, रामनगर, मुगलसराय, जमानिया, इलाहाबाद, जौनपुर, गयाजी, पटना, रोहतास, राजगृह और विंध्य, अर्थात पूरा हिंदी पट्टी का इलाका, मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका। तो ये हिंदी पट्टी सबसे ज्यादा परिवर्तनों से गुजर रही थी। अगर देखें तो साहित्य का, हिंदी में साहित्य का केंद्र यही पट्टी थी। भाषा के स्तर पर भी आंदोलन अभी चल रहे थे।
हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था। एक तरफ भारतेंदु जी की संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी, एक तरफ शिव प्रसाद सितारे हिंदी जी की उर्दू मिश्रित हिंदी, लोक भाषा जिसे हम कह सकते हैं। साथ ही रचना के फॉर्म में भी परिवर्तन चल रहे हैं। उपन्यास, आदमी अभी भावुक से बौद्धिक होने की ओर बढ़ रहा था और इसके लिए उसे एक नए फॉर्म की जरूरत पड़ी जिसमें उपन्यास की बात आती है। उपन्यास अभी बस प्रवेश किया है उपन्यास में। इससे पहले तक हमारे उपन्यास जो नॉवल फॉर्म आया, उसकी सबसे मुख्य विशेषता ये थी, जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया था, कि अब तक हमारे यहाँ श्रवण परंपरा थी, हम सुनने के लिए किस्से गढ़ते थे। उपन्यास ने पढ़ने के लिए किस्से गढ़ना शुरू किया और चंद्रकांता इनके बीच का भी संधिकाल है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए भी है और सुनने के लिए भी है। उसने किस्सा गोई की परंपरा को भी जीवित रखा है और उसने अभी 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 उपन्यास का एक नया फॉर्मेट भी दिया है। भाषा के क्षेत्र में भी वो संधिकाल की रचना है, क्योंकि वो शुरू करती है भारतेंदु की भाषा भी आप जब देखेंगे तो चंद्रकांता के शुरुआत में बिल्कुल गजलों सी प्रवाहमयी भाषा है उनकी उर्दू वाली। उसमें गुलाब हैं, गलीचे हैं, बहुत सुंदर सी भाषा है उनकी जिसमें उर्दू मिश्रित शब्द हैं। और अंत तक जाते जाते जब चंद्रकांता संतति खत्म होती है तो देवकीनंदन खत्री आपको हाथ पकड़ के वहां से लेकर वापस ले जाते हैं उन भाषाओं, उस भाषा शैली में जहां पर भारतेंदु ले जाना चाहते हैं। उनका मानना था कि अगर आपको रचना पढ़ते समय हर वक्त डिक्शनरी खोलनी पड़े तो आप कोई रचना क्यों ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने पाठकों को हाथ पकड़कर उर्दूनिष्ठ हिंदी से संस्कृत मिश्रित हिंदी या हिंदी का मानक स्वरूप जो वो बनाना चाहते थे उस ओर ले जाना चाहा। तो जब हम इस तक देखते हैं कि चूंकि वो संधि काल है इसलिए उसमें शुद्ध साहित्यिक प्रतिमान इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। उसे शुद्ध साहित्यिक प्रतिमानों पर नहीं तौला जा सकता, उसके लिए एक अलग तरह के प्रतिमान गढ़ने पड़ेंगे। जब हम चंद्रकांता की बात करते हैं और आता है तिलिस्म और किस्से कहानी और राजा और रानी, तो अगर आप चंद्रकांता पढ़ेंगे, जब आप चंद्रकांता पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चंद्रकांता का वास्तविक नायक न तो कुंवर वीरेंद्र सिंह है और न तो उसकी नायिका चंद्रकांता है। चंद्रकांता के असल नायक नायिका हैं उसके एयार और एयाराएं हैं, जो मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व। उनका वर्णन जिस रस को लेकर, जिस तरह से जिस जिस विविधता में, जिस फ्लो में देवकीनंदन खत्री ने किया है, उस तरह का वर्णन वो ना तो चंद्रकांता का करते हैं ना वीरेंद्र सिंह का करते हैं। एक जगह वो बात करते हुए कहते हैं वीरेंद्र सिंह से कि ऐसी कैसी आशिकी है आपकी कि आज इससे हो जाती है, कल उससे हो जाती है, परसों उससे हो जाती है। तो जो आदमी प्रेम का आख्यान लिख रहा हो, प्रेम की दास्तान लिख रहा हो, वो प्रेम को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन उनके यारों की जो प्रेम कहानी है, चपला जब प्रेम करती है इंद्रजीत सिंह से, या इंद्रजीत सिंह और चपला के, सॉरी इंद्रजीत सिंह, मैं गलती कर रही हूँ, माफ कीजिएगा मुझे, मैं एक मिनट, इतने सारे उसमें पात्र हैं कि मैं अक्सर पात्रों के नाम में देवी ये कंफ्यूज हो जाती हूँ। देव सिंह और देवी सिंह जी